आज पुनः पहल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौलिक अधिकार के अध्याय को लेकर हम हाजिर हैं। अभी तक हम लोगों ने जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की, उन सारे मौलिक अधिकारों के लिए एक रक्षा कवच हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार के रूप में दे रखा है। तो कितना महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात हम लोग करने जा रहे हैं आज, अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर में मौलिक अधिकार के ऊपर भी एक ऐसा मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ है कि जो अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो चलिए आज हम फिर मौलिक अधिकार के अंतिम चरण में, अर्थात अभी तक हम लोगों ने अनुच्छेद 12 से लेकर 30 तक पढ़ लिया है और आज हम बात करेंगे 31 से 35 तक। अब आप सोच रहे होंगे 31 की बात क्यों कर रहा हूँ। 31 चूँकि मौलिक अधिकारों की श्रेणी से समाप्त हो चुका है और 31 में क्या था, यह 31 क्या था, 31 में था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये मूल अधिकार में शामिल था और इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में जोड़कर एक विधिक या अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि संपत्ति का अधिकार सिर्फ एक कानूनी अधिकार हमारे यहाँ है, न कि मौलिक अधिकार। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 31 से लेकर 35 के बीच में। अब 31 में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें समझने लायक हैं। अगर मौलिक अधिकार के अध्याय को देखा जाए तो कुछ अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 और इसके बाद अगर कहा जाए तो 31, 32 और साथ में 33, 34 और 35 भी इम्पोर्टेंट है। ये चूँकि मेन मौलिक अधिकार जो 32 तक हमें प्राप्त है उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको भी हमें जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है, इन सब बातों पे मैं भी चर्चा कर रहा हूँ। अब आते हैं सीधे हम अनुच्छेद 31 पर कि आखिर 31 में ऐसी बात क्या है जो हमें जाननी चाहिए। मैंने अभी आपसे बताया कि 31 में संपत्ति का अधिकार हमें मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त था और यह संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया था और समाप्त कर इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 में एक नया धारा जोड़ी गई का या 1, जिसमें संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में संविधान में मान्यता दी गई। अब इसमें 31 में क्या बात है, 31 के साथ और कुछ शब्द जोड़े गए हैं। 31A जोड़ा गया है। 31A कर लीजिए या 31 क कर लीजिए। तो अगर 31 क की मैं बात करूं तो आखिर में अच्छा एक चीज़ और हमें ध्यान रखना होगा कि जो हमारे संविधान के मूल संविधान थे वो जैसे कि 1 से लेकर 395 तक पूरे साफ साफ थे, लेकिन जहाँ जिन संविधान की धाराओं में क, ख, ग या पार्ट में 1, 2, 3 ऐसे जब कुछ और इसमें जब ऐड किए गए, इसका मतलब एक क्लियर है, समझिए इसको, कि हमारे मूल संविधान में नहीं था, बल्कि बाद में इसको संविधान संशोधन करके इन धाराओं को उस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसको। दूसरा चीज़ है कि अब 31 में संपत्ति का अधिकार समाप्त हो चुका था हमारे यहाँ। दूसरी चीज़ ये थी कि 31A और या 31 क या 31 ख क्या है, आखिर में ये जोड़ा गया है। और एक चीज़ और, इसमें 31 क, ख और ग, 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना होगा हमें, क्योंकि इसका यूज अभी हम जब नेक्स्ट अध्याय जब पढ़ाएंगे आपको नीति निदेशक तत्वों की बात करेंगे तो उसमें इसका जिक्र जरूर आएगा। जब हम अनुच्छेद 39 की बात करेंगे, 39B और C की बात करेंगे, तो हम 31 क, ख, ग का जिक्र जरूर करेंगे, साथ में उसको जोड़कर हमें देखना होगा। अब आप देखिए इसको कि क और ख क्या है। क की अगर मैं बात करूं तो आप देख ही रहे हैं कि क में क्या हुआ। या आपको याद करिए कि जब भारत के संविधान का पहला संशोधन हुआ, कब हुआ था संशोधन पहला वाला, अगर आपको याद होगा, पिछली क्लास अगर आपने देखा होगा या सुना होगा, तो 1951 में
पहला संशोधन हुआ। और पहला मैं एक बार जिक्र किया था जब संविधान सभा पढ़ा रहा था कि 1951 में कैसे संशोधन हो गया, जब संसद नहीं था हमारे यहाँ, संसद काम नहीं कर रही थी, और चूंकि संसद के सदन के सदस्यों के द्वारा ही संविधान संशोधन किया जा सकता है, ये हमें पता है। लेकिन फिर 51 में कैसे हो गया, तो पिछली क्लास में इसका पूरा जिक्र किया था कि आखिर में जो संविधान सभा थी वही संविधान सभा दो फर्ज अदा कर रही थी। एक समय तो संविधान का गठन करा रही थी और दूसरी तरफ एक तरफ संविधान के निर्माण की बात कर रही थी और वही सभा दूसरी तरफ क्या कर रही थी, संसद का काम कर रही थी। तो संविधान पहला संशोधन कब हुआ, 1951 में, और 1951 के संशोधन में 31 का जोड़ा गया या 31A जोड़ा गया और इसके साथ में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब ये 9वीं अनुसूची क्या है, 9वीं अनुसूची ऐसी अनुसूची है कि जिसमें संसद कोई कानून बनाकर उसमें अगर डाल देता है तो वह न्यायपालिका के अनुच्छेद 13 के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर हो जाता है। हालांकि मैं जब आपको केशवानंद भारती केस की जब मैं बात कर रहा था 24 अप्रैल 1973 की, तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 73 के पहले जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उसको देखने का हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम आग मूंद कर बैठे रहेंगे। अगर हमको लगेगा कि इससे संविधान का अतिक्रमण हुआ है या इससे लगेगा कि इससे संविधान की धाराओं का हनन हुआ है तो उस पर भी हम एक्शन ले सकते हैं, उन कानूनों को शून्य घोषित कर सकते हैं। तो यह बात 73 के बाद की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन उसके पहले क्या था कि जो भी चीज़ें 9वीं अनुसूची में डाल दी जाती थी वह ये मान लिया जाता था कि न्यायपालिका के शक्ति से बाहर हो गई है। न्यायपालिका उन विधियों को शून्य नहीं घोषित कर सकती है, न्यायपालिका उन विधियों के साथ कुछ भी नहीं कर सकती है, बल्कि वह विधि सर्वमान्य हो जाएगी क्योंकि वह विधि संसद के द्वारा बनाई गई है और 9वीं अनुसूची में डाल दी गई है। तो 1951 में क जोड़ के 31 क जोड़कर इस 9वीं अनुसूची की उपलब्ध कराया गया 9वीं अनुसूची को, ताकि इसमें ऐसे कानून संसद बना के डाल सके कि जो न्यायपालिका के दायरे से अलग हो। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसा क्यों उनके दिमाग में था, 51 में ऐसी बात तो ऐसा क्यों था इनके दिमाग में कि ऐसा होने पे दिक्कत हो सकता है। अब चूंकि न्यायपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र है और न्यायपालिका को ये पूरा अधिकार है कि जो संसद कानून बनाता है या जो उसको कार्यपालिका लागू करता है, ऐसे चीज़ों को न्यायपालिका संविधान के अतिक्रमण के दायरे तक चेक कर सकता है। अगर आप संविधान के अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर संविधान आपका संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान का अतिक्रमण करता रहेगा या कर रहा होगा तो संसद के उस कानून को न्यायपालिका विधि के अनुसार शून्य घोषित कर सकती है। ये चीज़ें था, तो इसलिए चूँकि यह बातें थी तो ऐसा भारत के चूँकि संसद को ये पता था, संसद के दिमाग में थी कि न्यायपालिका ऐसी चीज़ों को कर सकती है, इसलिए 1951 के प्रथम संशोधन में ही 9वीं अनुसूची जोड़ दिया गया था। अब इसके बाद 31 ख की बात हम कर लें। 31 ख में वो पूरे नियम कानून लिखे हुए हैं, वो सारे चीज़ें वो दायरा बातें की गई हैं कि जिन विधियों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है, कि ऐसी क्या क्या कंडीशन होंगे जिसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा। या 31 क और ख की बात हुई। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो मामला है वो है ग का। कैसे इंटरेस्टिंग है, आपको याद होगा कि जब 1969 में वो 1969 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी और इंदिरा जी जब भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हुआ कि उन बैंकों को सरकार अपने अंडर में ले लिया ताकि सारे उसकी पॉलिसीज उसके जो रूल्स होंगे सब गवर्नमेंट के सेक्टर में होंगे, उसकी टोटल उत्तराधिकारी के रूप में गवर्नमेंट अपने हाथों में उसको ले लिया। अब इससे क्या हुआ कि उसमें केस हुआ, रुस्तम कवाजी वर्सेज संघ, मतलब भारत संघ,
भारत यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया कि अगर इसका यूनियन ऑफ स्टेट यानी भारत संघ से वो एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के फैसले को, जो अध्यादेश इंदिरा जी ने लाया था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके फैसले को रद्द कर दिया। बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहा नहीं आप राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकती क्योंकि यह क्या है, यह किसी जो बैंकों का मामला है वो निजी संपत्ति का मामला, निजी का मामला था, इसलिए राष्ट्रीयकरण पे उन्होंने रुस्तम कवाजी वर्सेस संघ के भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनके अध्यादेश को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं हुआ, एक और केस उसी समय हुआ 1969 में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी तो उस समय एक प्रीवी पर्स हुआ करता था, प्रीवी पर्स। अब ये क्या होता है, प्रीवी पर्स क्या होता है? प्रीवी पर्स होता था कि जो अंग्रेजों के समय भारत में रजवाड़े हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, जब आज़ादी मिल गई भारत को तो जो राजा थे उन राजाओं को भारत की संसद के माध्यम से भारत सरकार उनको कुछ सुविधाएं मुहैया करा रखी थी। उनको भत्ते देना, उनको विशेष सुविधा देना, उनको कहीं भी मतलब सरकारी सेवाओं में सरकारी रूप से उनको ज़्यादा आवभगत करना, ऐसी सुविधाएं उनको प्राप्त थी। अब इंदिरा जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया कि 1969 में जब प्रधानमंत्री बनी, एक तो दो काम उन्होंने उस समय बड़ा ज़बरदस्त किया। पहला काम क्या था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और दूसरा काम था ये प्रीवी पर्स को समाप्त करना। इन्होंने क्या किया, ये दोनों चीज़ों को अध्यादेश के माध्यम से संसद से इसको समाप्त कर दिया। अब पहले वाले में तो रुस्तम कवाजी साहब गए सुप्रीम कोर्ट, दूसरे वाले में माधवराव सिंधिया जो बाद में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे, माधवराव सिंधिया वर्सेज भारत संघ का केस चला सुप्रीम कोर्ट में। और 1970 में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जी के फैसले को पलट दिया और कहा कि नहीं, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, यानी राजाओं को जो सुविधाएं दी गई हैं उन सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब समस्या क्या हुआ, अब उसी समय 1970 में जब ये बात हो गई कि नहीं, इनके दोनों कामों को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब उसके बाद 25वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में। 1971 में 25वां संविधान संशोधन हुआ और 25वां संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया और एक ग में ये बात कही गई कि अगर कोई भी किसी कुछ अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के भाग 3 के जैसे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 से संबंधित कोई प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान में अगर डिस्टर्ब करते हैं तो इन दोनों अनुच्छेदों को वरीयता न देकर नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता दी जाएगी। इस बात का जिक्र 31 ग में किया गया। तो इसको आप समझिए कि 31 ग क्यों इम्पोर्टेंट है, कि इसमें यह है कि 31 ग में कि अनुच्छेद 13 में किसी के, अनुच्छेद 13 क्या था, न्यायिक पुनर्विलोकन वाली में बात किया, पहले हम लोग कर चुके हैं कि अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 14 और 19 की बात अगर आती है तो उसके ऊपर डीपीएसपी मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रमुखता दी जाएगी, नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रमुखता दी जाएगी। अब यह आप सोच रहे होंगे कि 31 तो कुछ भी नहीं था, फिर 31 में इतनी बड़ी बातें कहाँ से आ गई। 31 इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 31 अगर आप ढंग से समझ लेते हैं तो कम से कम जो क्रक्स है संविधान के अनुच्छेदों मौलिक अधिकार के अध्यायों को पढ़ने का, जहाँ क्रिटिकल चीज़ें हैं, आलोचनात्मक चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको 31 में बहुत सी बातें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अब मेन बात हम करने वाले थे, जिसको लेकर पूरा हमारा क्लास बहुत दिन से रुका हुआ था, अनुच्छेद 32 को लेकर, इस पे हम चर्चा कर लें। अनुच्छेद 32 क्या है, 32 में क्या है, 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए कि टोटल हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे, 6 थे। 6 में 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं कि इनकी रक्षा करने के लिए एक और मौलिक अधिकार हमारे पास है।
यानी कि 5 मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक मौलिक अधिकार स्वतः है, यानी कि छठा, ये हमें पता है कि अनुच्छेद 13 में ऐसी शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दे रखी गई है कि वह न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से इन मौलिक अधिकारों की भी रक्षा कर सकता है। लेकिन उसके साथ में क्या है कि 5 मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक मौलिक अधिकार स्वतः संविधान में दे रखा है, इसको हम कहते हैं अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें क्या है, पहला चीज है इसमें, अगर इसको समझा जाए कई पार्ट में देखकर, तो इसमें क्या होगा, पहला चीज क्या है कि लिखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट रीट्स जारी कर सकती हैं। कितनी रीट्स जारी कर सकती हैं? 5 प्रकार के रीट्स जारी कर सकती हैं। क्या रीट्स होंगी? ये रीट्स होंगी कि आप अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है रीट के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से। यह 5 तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। 32(1) या 32 का। अब आगे देखिए 32 का क्या कहता है। 32 का कहता है कि कौन कौन सी वो रीट होंगी, वो रीट कौन कौन सी होंगी। तो अगर रीट की मैं बात करूं, अगर रीट्स की बात करूं तो रीट्स कितने हैं? 5 प्रकार की हैं। 5 कौन कौन है? पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हुआ कि हम इसको कहते हैं हैवियस कार्पस। इसकी जो लैटिन वर्ड है या इंग्लिश वर्जन है उसको कहते हैं हैवियस कार्पस। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए, बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए कि आप किसी व्यक्ति को अगर किसी आरोप में या बिना आरोप के उसको गिरफ्तार कर लिया है तो आप क्या करेंगे, इस बंदी को प्रत्यक्ष करिए। हैवियस कार्पस, इसको प्रत्यक्ष कैसे करेंगे आप? 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर क्या करेंगे, इसको प्रत्यक्ष करेंगे एक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे इसको। और ये मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि इस बंदी ने क्या किया है, कुछ गलत किया है कि नहीं। कानून के हिसाब से अगर ये गलत किया है तो फिर बंदी बना लीजिए, अगर गलत नहीं किया है तत्काल प्रभाव से इसको रिहा करिए। इसको कहते हैं इस व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण से के नाम के एक रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। दूसरा रीट क्या जारी करता है? परमादेश। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैंडेमस कहते हैं इसको। लैटिन वर्जन क्या है इसका? मैंडेमस है। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कभी कभी। क्या होगा, मान लीजिए पूछ लिया, 4 रीट्स लिख दिया और चारों को लैटिन नाम सुधार रख दिया और चारों को जो सीक्वेंस उसको उल्टा सीधा लिख दिया, क्या गया, इसको मैच करो। तो ध्यान रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हुआ? हैवियस कार्पस। परमादेश क्या हुआ? मैंडेमस। इसके बाद जिस तीनों को मैं जिक्र कर रहा हूं, तो मैंडेमस में क्या होगा? इसमें परम आदेश, मतलब परम आदेश, 2 शब्द इसमें है कि मैं आदेश देता हूं, सीधे आदेश दिया जा रहा है कि आपने यह काम कैसे कर दिया, ये हमारा आदेश, ये आदेश को स्वीकार करिए। बस सीधे आदेश दिया जा रहा है कि आपने काम कर कैसे दिया, ये हमारा आदेश है। इस काम को जो कर दिए तो रोक दीजिए, नहीं किए तो क्यों कर दिए। तो आप किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए क्या हुआ, सपोज करिए कि कोई भी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, तो हर नौकरी के लिए एक योग्यता की आवश्यकता होती है, एक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो परमादेश में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि मैं आदेश देता हूं कि आपने किस अथॉरिटी से काम किया है, किससे काम किया है आप, ठीक है। तो परमादेश, मेरा आदेश है, इसको तुरंत काम को रोक दिया जाए या जैसा भी करना, ये आदेश के संबंधित ये काम सुप्रीम कोर्ट रीट के माध्यम से करती है। तीसरा चीज क्या है इसमें? तीसरा चीज प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या? प्रतिषेध का मतलब ही क्या है? सीधे तरह रोक देना, बिल्कुल उसको विराम लगा देना। इसको क्या कहते हैं? प्रतिषेध को क्या कहते हैं? प्रोविजन मतलब क्या हुआ कि इसको रोक देना। 3 शब्द हो गए, हैवी कॉर्पियस, मैंडेमस, प्रोविजन का मतलब कि प्रतिषेध, रोक देना कोई काम को सीधे। अब 2 शब्द है, प्रतिषेध और एक उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण भी साथ समझ लीजिए। उत्प्रेषण, ये 2 तरह की जो रीट हैं, ये अक्सर न्यायपालिका
न्यायपालिका के लिए ही जारी किया जाता है। प्रतिषेध में क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई कोर्ट है, वो अपने दायरे से ज़्यादा, अपने दायरे के अलावा कोई काम कर रहा है, तो उसमें किसी व्यक्ति को या कोई व्यक्ति है किसी न्यायालय में अपील किया हुआ है और उसको ये लगता है कि नहीं साहब यहाँ पे हमारे हित में फैसला नहीं आएगा, और उसने बड़े कोर्ट में अपील किया, तो बड़ी कोर्ट यानी बड़ी न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट 32 के अनुच्छेद कह सकती है कि तत्काल प्रभाव से उस केस को वहीं पर रोक दो। न्यायपालिका के लिए किसी भी संस्था को कह सकते हैं कि आप तत्काल उसको रोकिए, कोई आगे बढ़ने की बातें नहीं है, उसको रोक दीजिए। यानी प्रतिषेध के माध्यम से, रीट के माध्यम से, इस रीट के माध्यम से यह मौलिक अधिकारों के रक्षा करती है। उत्प्रेषण पूरी तरह न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका निम्न न्यायपालिका को आदेश देती है कि मान लीजिए कि किसी भी केस का, एक छोटा केस किसी बड़े केस के, बड़े न्यायपालिका के जो क्षेत्र है उसमें दखल दे, ऐसे स्थिति में सीधे उत्प्रेषण, ये भी इसका भी दोनों का अर्थ लगभग बराबर क्या है इसमें कि एक कहता है कि तत्काल रोकिए, एक कहता है कि आपके दायरे की बाहर की चीज़ें। हो सकता है कि बड़ी न्यायपालिका इस छोटे न्यायपालिका के केस को मंगा ले, अपने पास ट्रांसफ़र करवा ले कि आपके दायरे से बाहर की चीज़ है, इसको हैंडल मुझे करने दीजिए, यानी कि बड़ी न्यायपालिका इसको हैंडल कर सकती है। यह हुआ उत्प्रेषण। अंतिम जो रीट जारी करती है उसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को वारंटो। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या हुआ? को वारंटो मतलब क्या इसमें कि सुप्रीम कोर्ट किसी से व्यक्ति से या संस्था से पूछ सकती है कि आपको किसने अधिकार दिया, किससे पूछ कर बैठे हैं आप, किससे पूछ कर इस अथॉरिटी का आप यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्लियर है मामला यहाँ पर कि कोई व्यक्ति, जब कोई गलत व्यक्ति बिना अपने दायरे को देखते हुए कहीं ज़बरदस्ती किसी चीज़ को थोपने का या उसको कब्जा करने का प्रयास करता है, ऐसी स्थिति में अधिकार परीक्षा नामक रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। और सुप्रीम कोर्ट जारी करने के बाद सीधे कहती है कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आप कैसे बैठ गए, कैसे, आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्षेत्र क्या है, ये बताइए। तो यह 5 तरह के रीटें जो हैं यह सुप्रीम कोर्ट यानी अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। और जारी करके क्या कहता है? करके कहता है कि हम क्या करेंगे इसमें कि जारी करने के बाद क्या करेगा कि आप यह किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन न हो पाए, इसलिए ये 5 तरह के रीटों का उपबंध संविधान ने अनुच्छेद 32 के तहत कर रखा है। एक चीज़ और इसमें हमें एक और समझना होगा, एक चीज़ और है कि इसी 32 में जो तीसरा 32 ग है वो कहता है कि संसद के पास एक पावर है, एक शक्ति है संसद के पास कि संसद चाहे तो अन्य किसी भी न्यायपालिका को ये रीट जारी करने की शक्ति दे सकता है। संसद क्या कर सकता है? संसद किसी भी न्यायपालिका को रीट जारी करने के लिए शक्ति दे सकता है। वो नियम संसद में कानून बनाकर वो छोटी न्यायपालिका को भी रीट जारी करने की शक्ति, परमिशन दे सकता है। यह संसद को अधिकार, विधि बनाने का अधिकार है। ये भी अनुच्छेद 32 ही स्पष्ट करता है, बोलता नहीं ये भी उसी में कहता है कि नहीं वो करना होगा। एक चीज़ और हमें यहाँ समझना होगा, थोड़ा सा हम तुलना हाई कोर्ट को लेकर कर लें, क्योंकि जब बात मौलिक अधिकारों की रक्षा को लेकर आती है तो हमारे जहन में 2 अनुच्छेद बड़ी तेज आते हैं। पहला आता है अनुच्छेद 32 और दूसरा आता है अनुच्छेद 226। अब 226 क्या है? 226 यही वो अनुच्छेद है कि जो हाई कोर्ट को भी पावर देता है। ये क्या देता था? सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि 5 रीटें जारी कर सकती हैं। तीसरा अनुच्छेद 226 जो है वो वही काम करने का पावर हाई कोर्ट्स को देता है जो हर राज्य की उच्च न्यायालय होती है उसको भी देता है। एक प्रश्न यहाँ बनता है, कई बार आप बैठे बैठे सोच लेते हैं या दोस्तों के साथ बैठ के हमने जिक्र कर लेते हैं कि ये बताओ कि भैया मौलिक अधिकार का जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा शक्तिशाली है या हाई कोर्ट ज़्यादा शक्तिशाली है? अब ये प्रश्न आपको समझ में आएगा कि जब इसको समझिए कि तब आपके ध्यान में अगर सुप्रीम कोर्ट होगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। लेकिन नहीं, यहाँ पे समझना हमें ये होगा कि इस रीट्स को निकालने के जो पावर्स हैं, जो शक्ति है, वह या मौलिक अधिकारों के जो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की रक्षा करने की बात जो है
उस अधिकारों को इम्प्लीमेंटेशन की बात जो है उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है। अब आप पूछेंगे कैसे, समझिए इसको कैसे कि ये चूंकि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रीट निकाल सकता है। क्या क्या निकाल सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। लेकिन हाई कोर्ट 6 प्रकार के रीट निकाल सकता है, 6 प्रकार के रीट निकाल सकता है। मैं बताता हूँ अभी क्यों बड़ा है, क्यों शक्तिशाली ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 5 रीट, मतलब कि ये फॉर फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए इसके पास कितनी पावर है? 5 तरीके की रीट्स केवल निकाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या कर सकता है? हाई कोर्ट इसी एफआर को बचाने के लिए 6 प्रकार के रीट निकाल सकता है। अब आप सोचेंगे साहब छठा क्या है? छठा क्या है? तो 5 तो ये हो गया सेम, 5 + 1 एक होता है इंजक्शन। इंजक्शन, ये इंजक्शन एक रीट है और यह रीट क्या है? ये ऐसा रीट है कि जो सिर्फ हाई कोर्ट्स ही निकाल सकता है। इसको कहते हैं कि तत्काल रिलीफ दे सकता है। इसको इसका जो कहा जाता है कि तुरंत रिलीफ, तुरंत रिलीफ, तत्काल रिलीफ का जो बात करता है इंजेक्शन वाले जो रीट से, यह सिर्फ पावर हाई कोर्ट्स को है। और यही एक अलग है, 5 तो है प्लस इंजेक्शन नाम के जो रीट है, यह जो निकालने का पावर है तत्काल किसी चीज़ को, अगर सबसे ज़्यादा कार्रवाई तेज करने का काम सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट के पास जो पावर है वह इंजेक्शन नामक रीट निकालने का पावर है। यही अलग करता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रीट की शक्तियों में। उसके अलावा एक चीज़ और अंतर इसमें है, क्या है कि यह सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो रीट्स निकाल सकती हैं वो सिर्फ एफआर, मतलब सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही निकाल सकता है। इसके अलावा कोई रीट निकालने की पावर नहीं है। हाई कोर्ट क्या कर सकता है? हाई कोर्ट में एफआर प्लस लीगल, मतलब कि 2 चीज़ें, एक तो फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए और लीगल राइट्स को भी बचाने के लिए, लीगल राइट्स को भी बचाने के लिए हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। इसका मतलब हमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रीट का पावर है, हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल की राइट्स के लिए रीट निकालने का पावर तो है ही, साथ में लीगल राइट्स को भी बचाने के लिए, लीगल राइट्स के भी लिए हाई कोर्ट्स रीट्स निकाल सकता है। दूसरा चीज़, एक चीज़ और हम देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के पास 5 याचिकाएं निकालने की शक्ति है, हाई कोर्ट के पास 6 याचिकाएं निकालने की शक्ति है। एक जो याचिका अलग है उसको इंजेक्शन कहते हैं, और इंजेक्शन जो है ये तत्काल रिलीफ देने की बात करता है। यह पावर सिर्फ हाई कोर्ट्स को है। तो चीज़ कन्फ्यूजन मत रखिएगा, हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है मौलिक अधिकारों के संवैधानिक उपचारों को लेकर रक्षा करने के लिए अपेक्षाकृत सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, एक चीज़ और इसमें समझिए कि यही एक ऐसा अधिकार पूरे संविधान में है कि जिसके लिए कोई भी व्यक्ति, जैसे उस व्यक्ति को एहसास होता है या कि उसके व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो सीधे वो सुप्रीम कोर्ट और सीधे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। अन्यथा उसके अलावा जितने भी केसेस हैं, आप देखिए ना, फौजदारी का हो या दीवानी का हो, तो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, पहले उसके नीचे लोअर कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, फिर हाई कोर्ट्स जाते हैं। लेकिन ये ऐसे मुद्दा है मौलिक अधिकार का, जो अनुच्छेद क्या संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, सीधे मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे पावर देता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये आपको यह जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मौलिक अधिकार का जो मेन चीज़ें थी वो लगभग आपको समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन तब तक समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि याद करिए कि शुरुआत में हम लोगों ने मौलिक अधिकार के लिए अनुच्छेद 12 से 35 का जिक्र किया था। अभी तक हम लोगों ने 32 तक की बात की है। फिर ये 33 क्या होगा? 33, 34 और 35 का भी जिक्र करना होगा। 33, 34, 35 में 33 बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस मायने को लेकर है ये समझिए कि अनुच्छेद 33 की अगर हम बात करें तो हम देखें कि आप देखिए कि भारत के अंदर मौलिक अधिकार होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि भारत में मिलिट्री हमारे यहाँ, सैन्य सशस्त्र बल हैं, लोक व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस है,
और कुछ ही दूसरे देशों के साथ जब आप संबंधों को देखते हैं तो उस समय हमारे यहाँ एक कुछ दूसरे देशों को लेकर खुफिया विभाग है, या भारत के अंदर ही कुछ इंटेलिजेंस के लोग हैं जो काम करते हैं कि बताते हैं कि क्या चीज़ क्या है, LIU है और IB है, CID है, CBI है, ये इंटेलिजेंस के लोग हैं। इसके अलावा एक और दूरसंचार में जो लगे हुए हैं लोग, दूरसंचार जो फ़ोन की कंपनियों में जो लगे हुए हैं लोग, जो संचार का आदान प्रदान करते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर हम फ़ोन मिलाएं तत्काल वो फ़ोन कलकत्ता मुंबई लग जाता है, तो उसमें जो काम करते हैं ऐसे लोगों को संसद कानून बनाकर उनके फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकती है। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? कहता है अनुच्छेद 33 पहला चीज़ कि सशस्त्र बल, ठीक है, पुलिस, इसको इस भाषा में तो हम कह दें लोक व्यवस्था के लिए कर ले, लोक व्यवस्था बनाने वाले, ये हो गया आपको सशस्त्र बल। इसको इंटेलिजेंस कर ले, इंटेलिजेंस के लोग। और चौथा हम कर ले इसमें कि दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन कर लिया जाए, चलिए इसको दूर संचार लिखते हैं। दूर संचार, ऐसे लोगों के फंडामेंटल राइट्स में कमी की जा सकती है और यह अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत इनको कोई भी हक नहीं है कि न्यायपालिका में जाके ये दावा करें कि शासन ने, सरकार ने या संसद ने हमारे मौलिक अधिकारों को कम किया है या हनन किया है। तो ध्यान रखना होगा हमें कैसे कि अनुच्छेद 32 तक ने सारे मौलिक अधिकारों की रक्षा किया, 33 तुरंत कुछ लोगों के लिए उन मौलिक अधिकारों को कम करने की ढील दे देता है। और ढील किसको देता है? संसद को देता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता इसको। संसद कानून बनाकर उनके एफआर को, एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकता है, निलंबित कर सकता है, कुछ दिन के लिए उसको समाप्त कर सकता है। ऐसा काम कौन कर सकता है? सिर्फ संसद कर सकता है। और संसद कैसे करेगा? विधि के द्वारा करेगा। विधि द्वारा मतलब विधि का द्वारा मतलब कानून बनाकर करेगा। अनुच्छेद 33 हो गया। अब मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 34 का। अब देखिए कि अनुच्छेद 34 क्या कहता है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? आप मार्शल लॉ या सैन्य शासन का नाम सुने होंगे। सैन्य शासन। अब इसको संविधान में मार्शल भी कहा है, मार्शल लॉ। अब ये क्या होता है? अब देखें कि अगर हम थोड़ा सा उदाहरण लें अपने पड़ोसी देश का, पाकिस्तान का। पाकिस्तान और भारत लगभग एक ही दिन दोनों को आज़ादी प्राप्त हुई। एक को रात में 14 अगस्त की रात को प्राप्त हुई, एक को 15 अगस्त को प्राप्त हुई। और देखिए कि वही पाकिस्तान में 4 से 5 बार मिलिट्री शासन लग चुका है, यानी कि वहाँ के लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाकर सेना ने शासन पर कब्जा कर लिया। भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती कह लीजिए या उसकी मजबूती कह लीजिए कि मुझे लगता नहीं है कि भविष्य में ऐसी स्थिति आएगी। खैर होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सैन्य शासन जब लगता है कहीं तो सैनिक क्या करते हैं? सैन्य शासन में क्या होता है? वो कुछ वहाँ पर व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर देते हैं, कम कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो ये हमें 34 इस अंदेशा के साथ दिया गया कि मान लीजिए कि भविष्य में कभी भारत में भी यह स्थिति आ गई, सैनिक का शासन हो गया और सैनिक भारत के व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को कम कर दें, समाप्त कर दें, नुकसान पहुँचाएँ। लेकिन जब वो सैन्य शक्ति समाप्त हो जाएगी, हमेशा के लिए तो सैन्य शक्ति होगी नहीं, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में कि जब ये समाप्त हो जाएगी तो इनकी क्षतिपूर्ति, जो मौलिक अधिकारों का निलंबन हुआ होगा, कम किया गया होगा, छीना गया होगा, समाप्त किया गया होगा, इनकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुच्छेद 34 पहले से ही तैयार है। किस लिए? कहा कि संसद क्या करेगी? इसको, इनके क्षतिपूर्ति के लिए कानून बनाकर पुनः उनके मौलिक अधिकारों को जिंदा कर सकती है, जो निलंबन था उसको समाप्त कर सकती है। इसका मतलब कि मौलिक अधिकार हर कीमत पर बना रहेगा। यह अनुच्छेद 34 हमें इस बात की परमिशन देता है कि 32 सारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की बात करता है, 33
कुछ लोगों के लिए उन मौलिक अधिकारों को कम करने की बात करता है, जिसमें आप बता सशस्त्र बल, पैरामिलिट्री फोर्स, लोक व्यवस्था में बनाए रखने वाले जो लोग काम करते हैं, जैसे कि आप पुलिस को लेके देख लीजिए, और इंटेलिजेंस में जो लोग काम करते हैं, दूर संचार में जो लोग काम करते हैं, ऐसे जो मतलब इसको इस तरह समझा जाए कि जो लोग भारत की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए जो लोग सरकारी नियोजन में काम करते हैं, उन व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है। ऐसे वो भी कब? संसद कानून बनाकर करेगी। अनुच्छेद 33 बात बताता है हमें। और 34 कहता है कि अगर कभी सैन्य शासन लग जाए, और सैन्य शासन जब लग जाएगा तो निश्चित रूप से सैनिक क्या करेंगे? व्यक्तियों को आज़ाद तो रहने नहीं देंगे, व्यक्तियों के अधिकार छीनेंगे, व्यक्तियों के साथ ज्यादती करेंगे नागरिकों के साथ वहाँ पर। तो उन कंडीशन में कहा कि सैन्य शासन की भी एक अवधि होगी, ये चला ही जाएगा कभी न कभी। जब जाएगा तो संसद उसकी उस एफआर की, फंडामेंटल राइट्स की क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या करेगा? कानून बनाएगा। वो कानून क्या होगा? अनुच्छेद 34 के तहत बनाकर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। अब आइए, सबसे अंतिम अनुच्छेद है इस पूरे तीसरे सेगमेंट के, भारत के संविधान के तीसरे भाग का, वह है अनुच्छेद 35। अभी 35 में क्या है? 35 जिक्र करता है कि कुछ ऐसे उपबंध हैं जिस पर सिर्फ एंड सिर्फ संसद कानून बना सकती है। क्या करेगी? सिर्फ संसद कानून बना सकती है। अब आप देखिए कि एक तो हम लोगों ने देखा कि मौलिक अधिकार का मामला जो था अभी, उस मौलिक अधिकार में क्लियर था कि किसी भी विधानमंडल को पावर नहीं था, न तो मौलिक अधिकार को कम करने के लिए, न तो उसको बढ़ाने के लिए। उस सभी का एक ही केंद्र बिंदु था हमारे यहाँ, संसद यानी पार्लियामेंट। तो 35 साहब कह रहे हैं कि कुछ क्लियर एकदम स्पष्ट कर दिया, नहीं भैया देखो, सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है, दूसरा कोई कानून नहीं बना सकता है। अब आप देखिए, अगर इसकी जिक्र मैं करूं तो आपको मौलिक अधिकार के अध्याय से ही प्रारंभ करता हूं। याद करिए, अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है? यह कहता है कि संसद निवास स्थान के आधार पर ऐसी विधि बनाकर कुछ लोगों को निवास स्थान के आधार पर वरीयता दे सकता है या भेदभाव कर सकता है। यह कानून कौन बना सकता है? सिर्फ संसद बना सकती है, और कोई नहीं बना सकता है। किसमें? सरकारी नियोजन में। अवसर की समानता की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय की बात है कि सरकारी नियोजन में संसद अनुच्छेद 16(3) के अंतर्गत कानून बनाकर स्थानीय लोगों को निवास स्थान के आधार पर कुछ वरीयताएं दे सकती हैं। यह कानून सिर्फ संसद बना सकती है, कोई विधानमंडल नहीं बना सकता है। एक हो गया। दूसरा अगर हम बात करें दूसरा ऐसा क्या है? अभी आप तुरंत अभी हम लोग पढ़े हैं अनुच्छेद 32 के बारे में, 32 के तीसरे के 32(ग) के बारे में हम लोगों ने बात किया। पहले हमने बात किया कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है। 32(ख) में देखा कि कौन कौन से रिट जारी कर सकती है। 32(ग) में हमने देखा था कि संसद अन्य न्यायपालिका, संसद क्या कर सकती है कि अन्य न्यायपालिका को भी रीट्स निकालने की शक्ति दे सकती है। अनुच्छेद 32(ग) में या 3 में 16(3), 32(3) याद रखिएगा। 16(3) में क्या है कि निवास स्थान के आधार पर संसद ऐसा काम कर सकती है, वरीयता दे सकती है। 32(3) में अन्य न्यायपालिकाओं को भी रीट निकालने की शक्ति संसद दे सकती है कानून बनाकर। अब देखिए, तीसरा चीज अभी हम देख रहे थे, अनुच्छेद 33 का जिक्र अभी हम लोगों ने किया। क्या किया कि संसद कानून बनाकर पैरामिलिट्री फोर्स, सैन्य क्या कहते हैं, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स, या लोक व्यवस्था में लगे लोग, या फिर आप कहिए कि जो दूर संचार में लगे लोग, इंटेलिजेंस के लोगों की एफआर में कटौती कर सकती है। एफआर में कटौती कर सकती है। ये कानून कौन बना सकता है? सिर्फ संसद बना सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। अब एक अभी हम लोग सब इसी में पढ़े हैं। चौथा जो हम लोग है इसमें पढ़े हैं कि उसमें हम देखेंगे चौथा क्या था इसमें, अनुच्छेद 34। अभी हम लोग देख रहे थे तत्काल में, क्या अनुच्छेद 34 में क्या था कि अगर कभी मार्शल लॉ देश के अंदर लग जाए
और मार्शल लॉ व्यक्तियों के व्यवहार को नुकसान पहुंचाया हो तो उस नुकसान की जो क्षतिपूर्ति है वह संसद के द्वारा की जा सकती है। यह अनुच्छेद 34 और 35 में साफ साफ क्लियर है। 35 में सिर्फ यही लिखा हुआ अनुच्छेद 35 में कि सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है, संसद ही कानून बना सकती है। अब देखिए कि अनुच्छेद 32 से 35 तक की जो बात है, एक बार मैं उसको ब्रीफ करता हूं कि 32 में क्या था, संवैधानिक मौलिक अधिकार के संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। 33 में क्या था, 33 में कुछ सशस्त्र बल, लोक व्यवस्था में शामिल लोग, इंटेलिजेंस के लोग, दूर संचार में लगे लोगों के लिए संसद उनके व्यवहार यानी फंडामेंटल राइट्स में कटौती कर सकती है, निलंबित कर सकती है, कम कर सकती है। यह प्रावधान संसद कानून के तहत काम कर सकती है। 34 हमने देखा कि कभी मार्शल लॉ हो जाए, और मार्शल लॉ में आप जानते हैं कि सैनिक जो होता है सैन्य शासन में नागरिकों को अधिकार से काफ़ी हद तक वंचित कर देते हैं। तो जब नागरिकों को अधिकार से वंचित करेंगे, फिर उनके जाने के बाद संसद उस क्षतिपूर्ति को पुनः क्षतिपूर्ति के माध्यम से वो फंडामेंटल राइट्स दे सकती है। 34 और 35 में था कि संसद ही कुछ कानून बना सकती है, दूसरे किसी को पावर नहीं है। जिसमें मैंने बताया आपको 16(3) मौलिक अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि संसद जो कानून बनाने का अधिकार 35 दे रहा है वो सिर्फ मौलिक अधिकार से संबंधित है, बाहर से कहीं कुछ नहीं है। 35 भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत भाग में है, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही कानून बनाने की पूरी बात संसद को पावर दे रखा है 16(3), 32(3), 33, 34 ऐसे 4 उपबंध हैं जिसमें सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है। इस तरह ये मौलिक अधिकार का बड़ा अध्याय, एक बड़ा सेगमेंट हमारा समाप्त होता है। अभी एक वीडियो और हम बनाएंगे मौलिक अधिकार से संबंधित ही, और उसमें सिर्फ हम प्रश्नों का जिक्र करेंगे। उस पर कुछ हम लोग काम कर रहे हैं कि हमें देखना है कि कम से कम 10 साल तक के पुराने गत वर्ष के जो पेपर हैं IAS के स्तर के, PCS के स्तर के, या अन्य जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन प्रश्नों को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें सिर्फ मौलिक अधिकार के सेगमेंट को ही कवर किया जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 25-30 क्वेश्चन को लेकर हम लोग आएंगे, और उस प्रश्नों को लेकर इस मौलिक अधिकार की जितनी भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगा, उन प्रश्नों को लेकर उसके विश्लेषण को लेकर, उन जो थोड़ा सा जो आपको डिस्टर्ब किया होगा, जो कन्फ्यूजन्स होंगे, उस प्रश्नों के माध्यम से लेकर उसको हम लोग समाप्त करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी कोई अध्याय पढ़िए, तो अगर आपको ये लगता है कि इस प्रश्न आए हैं कि नहीं, उसको और भली भांति समझने के लिए एक काम जरूर करिएगा कि उसके विगत कई वर्षों के पेपर को देखिएगा। तो जो प्रश्न आएंगे, तो उस प्रश्नों को जब आप पढ़ेंगे, उत्तर को समझेंगे, तो मौलिक अधिकार की संकल्पना और स्पष्ट हो पाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा पढ़ते समय कि जब भी आप पढ़िए तो प्रश्नों को साथ में लेकर पढ़िए, या कुछ टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड सारे प्रश्नों को हल करिए। तो जो भी कन्फ्यूजन्स, जो भी आपको तथ्यात्मक रूप से, जो आपको एनालिसिस के रूप से समझने के स्तर पर जो दिक्कतें आती हैं, वह सब दिक्कतें आपकी समाप्त हो जाएंगी। ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उन अध्यायों को समझ पाएंगे जो प्रश्नों के साथ हल करेंगे। चलिए अभी और हम लोग अगला अध्याय जब हम शुरू करेंगे नीति निषेधक तत्वों की, उस पर लेकर बात करेंगे। और मौलिक अधिकार का हमने 4 वीडियो लगभग बनाया 4 सेगमेंट में, ताकि हम एक एक चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझा सकें। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपकी मौलिक अधिकार से संबंधित संकल्पनाएँ, जो भी अवधारणाएँ थी जो आपको कन्फ्यूज कर रही होंगी, वो लगभग समाप्त हो गई होंगी। वरना अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो मैंने कहा है कि आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, अपनी जो समस्याएं हैं उसमें लिखिएगा। निश्चित रूप से नेक्स्ट जो वीडियो हमारा बनेगा उसमें सबसे पहले हम उन समस्याओं को लेकर ही बात करेंगे, ताकि अगला अध्याय शुरू करने से पहले पुराने अध्याय के सारे कन्फ्यूजन्स छोटे बड़े हम समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। और बस चूँकि जो आज का समय है वो पढ़ने पढ़ाने की बात करना भी बड़ा व्यर्थ है। भारत संकट के दौर से गुजर रहा है, और इस संकट के दौर में सभी व्यक्ति बचने और बचाने की बात कर रहा है, और मैं पढ़ने पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं मैं भी आपके साथ ज्यादती कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आप
हार्ड एंड फास्ट रूल बना के पढ़िए, लेकिन कोशिश करिए कि आप अपने उस दहशत को, जो आपके अंदर में दहशत बना हुआ है, उसको निकालने के लिए अपने आप को डाइवर्ट ज़रूर करिए, अपने दिमाग को अलग करिए, थोड़े से कुछ ऐसी तरह के जो इंटरेस्टेड टॉपिक्स हो उस पर बात करिए, पढ़िए, लोगों से, अपने मित्रों से बात करिए। निगेटिव अपने मन में मत लाइए, निगेटिवपन मत लाइए, वरना ज़्यादा बीमारियां जो बढ़ रही हैं आजकल वो नकारात्मक सोच के कारण बढ़ रही हैं, न कि कोरोना के कारण बढ़ रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए क्लास के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।